इस घटना के अलावा आज का जो शब्द है, अगर हमसे आप पूछें कि आज का क्या शब्द है, तो वो है जलवा। और ये जलवा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिसके बारे में आज हर कोई बात कर रहा है। 4 जून के लोकसभा चुनाव के नतीजों से प्रधानमंत्री मोदी को जो निराशा मिली थी, वो निराशा अब इतिहास बन चुकी है, वो अब पुरानी बात हो गई है। और हरियाणा के चुनावी नतीजों ने 4 जून की तारीख को बहुत पीछे छोड़ दिया है और ये आज देखने को मिला। हरियाणा में जीत के बाद अब भारत की राजनीति में प्रधानमंत्री मोदी के जलवे की बात फिर से हो रही है, जिसे आप लाओस से आई इन तस्वीरों से समझ पाएंगे। इस बार आसियान देशों के वार्षिक शिखर सम्मेलन और ईस्ट एशिया समिट लाओस में हुआ है और यहां प्रधानमंत्री मोदी एक वर्ल्ड लीडर की तरह सभी देशों के नेताओं को अपने साथ लेकर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ चल रहे थे। और इन तस्वीरों में आपको प्रधानमंत्री मोदी का वही आत्मविश्वास, वही उत्साह, वही रुतबा और वही जलवा दिखाई देगा जो 4 जून से पहले लोगों को दिखता था। और अब हरियाणा की जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी वापस अपनी उसी फॉर्म में लौट आए हैं और उनकी बॉडी लैंग्वेज पूरी तरह से बदल गई है। इक्कीसवीं सदी एशियन सेंचुरी भारत और आसियान देशों की सेंचुरी है। आज जब विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष और तनाव की स्थिति है, तब भारत और आसियान की मित्रता, समन्वय, संवाद और सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। दस वर्ष पहले मैंने भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी की घोषणा की थी। पिछले 1 दशक में इस नीति ने भारत और आसियान देशों के ऐतिहासिक संबंधों को नई ऊर्जा, दिशा और गति दी है। लाओ, कंबोडिया, वियतनाम, म्यांमार, इंडोनेशिया में साझी विरासत और धरोहर के संरक्षण के लिए काम किया गया है। पीपल सेंट्रिक अप्रोच हमारी डेवलपमेंट पार्टनरशिप का आधार है। प्रधानमंत्री मोदी से आप एक लाइफ लेसन सीख सकते हैं। कहते हैं कि आप तब तक नहीं हार सकते जब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़ देते, और प्रधानमंत्री मोदी ने इसे साबित करके दिखाया है। इस बार ईस्ट एशिया समिट का आयोजन करने वाले देश लाओस और अगले वर्ष इस सम्मेलन का आयोजन करने वाले देश मलेशिया के बाद इस समिट में सबसे पहला भाषण प्रधानमंत्री मोदी ने दिया। और इससे आप ईस्ट एशिया के देशों में भारत की बढ़ती ताकत, दुनिया के हर प्लेटफॉर्म पर भारत की बढ़ती ताकत का अंदाजा आप लगा सकते हैं, चाहे वो ये समिट हो, चाहे वो G20 हो या कोई और समिट हो। जब इस समिट का आयोजन हुआ तब मीटिंग हॉल में 20 से ज्यादा देशों के राष्ट्र प्रमुख, विदेश मंत्री, मंत्री और प्रतिनिधि मौजूद थे, लेकिन इनमें प्रधानमंत्री मोदी अकेले ऐसे नेता थे जो सबसे ज्यादा 9वीं बार इस समिट में हिस्सा ले रहे थे, यानी इस समिट में सबसे सीनियर नेता थे। और बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस सम्मेलन में 3 ऐसी बातें कही हैं जो चीन को आज चिंता में डाल देंगी। पहली बात, चीन जिस दक्षिण चीन सागर पर अपना दावा करता है, उस पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दक्षिण चीन सागर की शांति, सुरक्षा और स्थिरता
पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए बहुत ही आवश्यक है। दूसरा, 21वीं सदी भारत और ईस्ट एशिया के देशों की है और यह बयान इसलिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाएगा क्योंकि ईस्ट एशिया में वो देश भी आते हैं जो चीन के आसपास मौजूद हैं। और तीसरा, भारत म्यांमार में लोकतंत्र की बहाली का समर्थन करता है और इस बयान से भी चीन की चिंता आज बढ़ गई होगी क्योंकि म्यांमार के सैन्य शासन को चीन का ही समर्थन हासिल है। हम शांतिप्रिय देश हैं, एक दूसरे की राष्ट्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करते हैं। मेरा मानना है कि 21वीं सदी एशियन सेंचुरी भारत और आसियान देशों की सेंचुरी है। तो आज प्रधानमंत्री मोदी ने कई ऐसे स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स दिए हैं, मजबूत बातें कही हैं जो शायद चीन को बहुत अच्छी ना लगे, लेकिन आप खुद सोचिए, चीन जैसे देश हमेशा ये चाहते हैं कि भारत कमजोर हो। और भारत कमजोर कैसे होगा जब भारत का नेतृत्व कमजोर होगा। चीन जैसे देश हमेशा यही चाहेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी कमजोर हो जाएं। भारत में जो भी सरकार हो वो कमजोर सरकार हो, उसके पास बहुमत ना हो, वो कोई बड़े फैसले लेने की स्थिति में ना हो। इसलिए चीन हो या अमेरिका हो, उन सब के हक में यह बात जाती है कि भारत में जो भी प्रधानमंत्री हो वो बहुत कमजोर हो। और जब प्रधानमंत्री मोदी शक्तिशाली दिखते हैं, मजबूत दिखते हैं, जब उनका जलवा बरकरार रहता है तो ये इन देशों के लिए एक बुरी खबर होती है। आपने शार्क और छोटी मछली की कहानी जरूर सुनी होगी, जिसमें शार्क छोटी मछली को लालच देकर उसे निगल जाती है और चीन भी एक शार्क की तरह दुनिया के छोटे छोटे देशों को कर्ज का लालच देकर, पैसे का लालच देकर उन्हें धीरे धीरे निगलता जा रहा है। ये चीन का एक बिजनेस मॉडल है। और लाओस, जहां पर यह सम्मेलन हो रहा है, लाओस भी उन्हीं देशों में से एक है जिसे चीन एक छोटी मछली की तरह समझता है। आप में से बहुत सारे लोग थाईलैंड का नाम तो जानते होंगे, गए भी होंगे, लेकिन आपको शायद यह नहीं पता होगा कि लाओस थाईलैंड का एक पड़ोसी देश है। नक्शे पर आप देख सकते हैं, क्षेत्रफल के मामले में लाओस भारत के उत्तर प्रदेश के बराबर है, लेकिन लाओस की आबादी सिर्फ 75 लाख है। लाओस साउथ ईस्ट एशिया का एक छोटा सा देश है जिसे कुछ वर्षों पहले एक शार्क की तरह चीन ने अपने कर्ज के जाल में फंसाने की शुरुआत कर दी थी। चीन ने पावर ग्रिड से लेकर नई नई रेल लाइंस, हाईवेज और डैम्स बनाने के अलावा 900 से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स के लिए लाओस को भारी भरकम कर्ज दिया, पैसा दिया, आसान शर्तों पर। और स्थिति यह हो गई कि आज लाओस को उसके विदेशी कर्ज का 50% से ज्यादा कर्ज सिर्फ अकेले एक देश से मिला हुआ है और वो है चीन। यानी लाओस का जो पूरा कर्जा है उसमें से आधा हिस्सा चीन का है। और सोचने वाली बात यह है कि लाओस कई बार इस लोन को चुका नहीं पाता और उसकी ईएमआई बाउंस हो जाती है। आपने देखा होगा, जैसे हमारे देश में भी कई परिवार ऐसे होते हैं जो गरीबी के दौर से गुजर रहे होते हैं, नौकरी छूट जाती है, लोन बहुत सारा ले रखा है, कर्जा ले रखा है, लेकिन ईएमआई नहीं दे पाते और इसलिए अब कई बार ईएमआई मिस हो जाती है या फिर चेक बाउंस हो जाता है। लाओस का भी वही हाल है। लाओस बहुत बार अपनी ईएमआई नहीं चुका पाता चीन को, लेकिन इसके बावजूद चीन ने अब भी उसे कर्ज देना बंद नहीं किया है। चीन इतना चालाक है
कि उसने लाओस को जरूरत से ज्यादा कर्ज देकर उसके पावर ग्रिड को अपने कंट्रोल में ले लिया है। उसके रेल नेटवर्क में वो पार्टनर बन गया है और लाओस की कम्युनिस्ट सरकार को चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने अपनी कठपुतली बनाकर छोड़ दिया है। आज लाओस सिर से लेकर पैर तक चीन के कर्जे में डूबा हुआ है और यह सारा कर्ज चीन ने ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए उसे दिया है जिससे फायदा लाओस को नहीं बल्कि चीन को हो रहा है। चीन ने लाओस में ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए उसे कर्ज दिया जो उसके वन बेल्ट वन रोड में मददगार होंगे, वन बेल्ट रोड में मददगार होंगे। और इससे आप समझ सकते हैं कि जब दुनिया के अलग अलग देश नई नई मिसाइल्स और हथियार बना रहे हैं, तब चीन ने एक नई रणनीति या कह लीजिए कि एक बिजनेस मॉडल के तहत कर्ज को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया है। चीन पैसे को बांट रहा है छोटे छोटे देशों में और वो इसके जरिए धीरे धीरे करके इन छोटे छोटे देशों को निगलता जा रहा है। और इनमें से बहुत सारे देश ऐसे हैं जो भारत के पड़ोसी देश हैं। इनमें नेपाल से लेकर श्रीलंका, पाकिस्तान और लाओस जैसे देश हैं। हालांकि जैसे चीन ने भारत की घेराबंदी के लिए अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश और मालदीव्स में खुद को बहुत मजबूत कर लिया है इसी पैसे के दम पर, ठीक वैसे ही अब भारत भी एक्ट ईस्ट नीति के तहत चीन के आसपास के सभी देशों को अपने साथ धीरे धीरे जोड़ रहा है और इसमें भारत की संस्कृति और भगवान श्री राम एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। लाओस में भले ही चीन के समर्थन वाली कम्युनिस्ट सरकार का शासन है, लेकिन लाओस की संस्कृति भारत की संस्कृति से बहुत प्रभावित है। भारत की तरह लाओस में भी रामायण का अस्तित्व है और इसे वहां फ्रालाक और फ्राराम कहा जाता है। और इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने लाओस की इस रामायण के मंचन का खुद भी अनुभव किया और लाओस में ही प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से भी हुई और इस दौरान उन्होंने अमेरिका के मिल्टन तूफान में मारे गए लोगों के लिए अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। ये वो तस्वीरें हैं और अमेरिका खुद को दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर मानता है, लेकिन असल में असली सुपर पावर है हमारी प्रकृति, जिसके सामने बड़ी बड़ी सुपर पावर्स बेबस हो जाती हैं। और अमेरिका में जो मिल्टन तूफान आजकल आया हुआ है उसे सदी का सबसे बड़ा तूफान माना जा रहा है, जिससे 3 घंटे के अंदर ही 3 महीनों जितनी बारिश हो गई और इससे 30 लाख लोग अमेरिका में प्रभावित हुए हैं और 16 लोगों की मौत भी हो गई। और फ्लोरिडा राज्य में इस तूफान के कारण 10 लाख से ज्यादा घरों में अभी बिजली नहीं है। सोचिए 10 लाख घर ऐसे हैं जिसमें बिजली नहीं है।